That's why बयानबाजी। संसद में राहुल गांधी ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र कर पूरे देश के राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरी सरकार सामने आ गई और स्पीकर ने उनका माइक भी बंद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की सेना को बढ़ने से रोकने के लिए सेना को समय पर निर्देश नहीं दिए गए। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदा नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। इस पर अमित शाह ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि जो किताब छपी ही नहीं, उसका हवाला देकर संसद में आरोप नहीं लगाए जा सकते। 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई। ये बात कही, वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा है। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल अप्रकाशित किताब और मैगजीन आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, जो सदन के नियमों के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। क्या बात करते हैं सर? संसद के बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि किताब में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में साफ साफ लिखा है। मैं उसी आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। पूरी मोदी सरकार डरी हुई है। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला
तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी कभी आर्मी को नहीं बदनाम करेंगे। वो आर्मी चीफ की किताब पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की क्या बात है। बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आर्मी को बदनाम किया जा रहा है सदन के अंदर। आर्मी को भैया कभी बदनाम नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की किताब का एक्सपर्ट वो पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की क्या बात। ये तो हमेशा यही कहते हैं जब इनको कुछ ऐसी चीज बाहर आती है जो जिससे ये छुपना चाहते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा की सच्चाई सुनने से इतनी क्यों डरी हुई है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब का हवाला देकर चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो पूरी बीजेपी सरकार पैनिक मोड में आ गई। आखिर जनरल नरवणे की किताब के उन पन्नों में क्या छिपा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को बार बार बीच में टोकना पड़ा और इसे दबाना पड़ा। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी नियमों की आड़ में खोखला राष्ट्रवाद का कवच पहन सकती है, लेकिन देश की सीमाओं की सच्चाई को छिपा नहीं सकती। शशि थरूर ने राहुल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे लगता है सरकार को इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। थरूर ने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड सैनिकों के सम्मान पर नहीं बल्कि सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने का है। Insult of soldiers, insult of all our forces. I don't think that was his intention. He never got a chance to lay out his concerns. The article does not blame the forces or the soldiers at all. The issue is about some of the decisions that were taken or not taken by the central government. And that clearly is what Rahulji intended to raise. But, you know, he's explaining himself. I don't need to explain him. He's talking to the media now. So we'll see what you all report. All I can say is I think the government need not have overreacted. Sir, Kiran Rijiju said that whatever Congress did during the Mr. Nehru's time, will they bring back the land? Will they answer? Well, the most important thing on this issue is that what the Congress did during the Nehruji's time was to conduct debates in Parliament. Every single day that the China War of 1962 was going on in November, there was a debate in Parliament where there was no whip. Even the government MPs were able to criticize the government and criticize Prime Minister Nehru. You remember that famous line when a Congress MP stood up, pointed at his bald head and said, "There is not a blade of hair growing on my head," just as Nehruji had said, "There is no blade of grass growing in Aksai Chin." He said, "Will you give this to China also?" I mean, this was the kind of debate that went on. In our Parliament, 65 war, 71 war, there were parliament sessions going on. The parliament was briefed, the nation was taken into confidence. Why do we have a government that is afraid of discussion? It's really a pity. I think the government should not have reacted this way. They should have encouraged a discussion, clear the air, clarify things. The entire issue on China is a matter of great concern to the entire nation. Have a full discussion on China. Foreign Affairs Minister, Defense Minister, let them all speak and let the people know what's going on. Don't have a situation where everything is being brushed under the carpet. That is not healthy for our democracy. It is not healthy for the functioning of Parliament. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद उन्हें झूठा और अहंकारी बताया है। उन्होंने कहा कि वे उनकी कुर्सी का सम्मान करती हैं क्योंकि कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं होती, एक दिन सबको जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और 98 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted. लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया।
और उसको अब डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सिवा खाना कौन है? इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। दिग्विजय सिंह ने संसद में लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, फिर भी उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक जैसा एक व्यक्ति जिसने लद्दाख के अंदर एक अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है, उसको भी क्या कारण है उसको आज जेल में बंद किया हुआ है? उनकी क्या मांग थी? उनकी केवल एक मांग थी कि वे मोदी जी ने जो चुनाव में 6वीं अनुसूची लागू करने का वादा किया था वो निभाएं। पदयात्रा की, प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे, बिना किसी कारण के 100 दिन से वो गिरफ्तार है। क्या सबके साथ उन्होंने, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या इस प्रकरण में क्या न्याय किया है? अब सबका विकास। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद में गुजरात के गांधीनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने जल शक्ति मंत्री से सवाल किया कि सरकार ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सर, मैं एक गंभीर विषय की ओर, ये पूरी मानवता से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के हर आदमी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आपका ध्यान खींचना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार का। गांधीनगर गुजरात में है, माननीय मंत्री जी भी गुजरात से, वहां प्रदूषित जल पी के कितने लोग बीमार हुए, इंदौर में कितने लोग मरे, अभी हालिया है। मैं माननीय 26 लोग, मैं 29 लोग, 26 लोग, मैं माननीय मंत्री जी से, और मैं चाहता हूं कि राज्य मंत्री जी तो लड़खड़ा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जी आप उठिए, आप मोर्चा संभालिए। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व की मानवता से जुड़ा हुआ, हर इंसान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि जो वाटर, ग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या कार्य योजना आपके पास है, उससे अवगत कराएंगे सदन को। पानी सबसे गंभीर विषय है और जहरीला पानी ये सरकार पिला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जितना करप्शन है शायद किसी दूसरे विभाग में करप्शन नहीं है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कार्य योजना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की कपिल शर्मा शो में गायक AR रहमान को लेकर विवादित टिप्पणी की देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने आलोचना की है। मौलाना ने सलाह दी है कि राणे जिम्मेदार पद पर हैं तो मोहब्बत फैलाएं, नफरत ना फैलाएं। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, AR रहमान जो हैं वो एक गायकार हैं, संगीतकार हैं, तो उनका नाम AR रहमान है, इसीलिए ही ये बातें राणे जी उनको कह रहे हैं। अगर ये नाम कुछ और होता तो लाजमी तौर पे राणे जी इस पे कोई बात ना कहते। तो इस पर तो मेरी इतनी टिप्पणी है। राणे जी को भी मेरी यही सलाह है कि आप जो हैं किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो आप जो है मोहब्बत को आम करें, मोहब्बत फैलाएं, ये नफरत वाली बातें जो हैं आप ना करें, क्योंकि अब हिंदुस्तान जाग उठा है और हिंदुस्तान जो है मोहब्बत फैलाने वालों के साथ है, नफरत फैलाने वालों को अब वो जवाब देने लगा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.